Hello kids, this is Ankit Jangam. I welcome you to the fifth part of the chapters, Force and Laws of Motion. In today's video, we'll learn about Newton's third law of motion. Now, before talking about, we'll just discuss what we have already done. हमने already पढ़ लिया है Newton's first law of motion, ठीक है, जिसमें हमने बात करा था कि बॉडी हमेशा अपनी स्टेट मेंटेन करना चाहेगी, चाहे वो रेस्ट की हो, चाहे वो मोशन की हो, चाहे वो डायरेक्शन की हो। फिर बात करा था हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें ये बोला गया था जब भी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लगेगा तभी वो अपना मोमेंटम कंटिन्यूअसली चेंज करेगी। इसके अलावा हमने बात करा था मोमेंटम पर, और हमने एक और चीज पे बात करी थी लास्ट वीडियो में, दैट इज इंपल्सिव फोर्स। नाउ इन टुडेज वीडियो विल लर्न अबाउट द फाइनल लॉ ऑफ मोशन, दैट इज योर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो होता क्या है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? इट इज ऑल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। सो व्हाट इज एक्शन एंड रिएक्शन लॉ? देखिए, कुछ जब भी किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो जनरली बॉडीज क्या आती है, कांटेक्ट में आती है। ठीक है, मैं बोलता हूं कि मुझे इस बॉक्स को क्या करना है, इस डायरेक्शन में पुश करना है, और पुश करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने हाथों से ही इसे क्या करूंगा, धक्का दूंगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, देखिए जनरली केसेस में, सारे नहीं, जनरली केसेस में दोनों बॉडी क्या आती है, कांटेक्ट में आती है। तो एक बॉडी जब फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी अपने आप ही उसको क्या करती है, रेजिस्ट करने की भी कोशिश करती है। ठीक है, जब आप एक बॉडी पे धक्का लगा रहे हैं तो दूसरी बॉडी खुद की पोजीशन को रेजिस्ट करने के लिए क्या करती है, रेजिस्ट करने की भी कोशिश करती है। तो यहीं से एक और चीज पता चलती है कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, कि जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी भी आप पर क्या है, एक इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रही है। ये जो थर्ड लॉ है बहुत सारी बेसिक चीजों में काम आता है, जैसे हमारा वॉक करना, हम स्विम कैसे कर पाते हैं, ये काफी सारी चीजों में, या फिर हमें बताता है रिकॉयल कैसे होता है। चलिए इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। पहले इसको समझते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन इज एसोसिएटेड विद इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जब भी किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स लगेगा डेफिनेटली उस बॉडी ने फिर से क्या होगा, एक रिएक्शन भी अप्लाई करा होगा। तो एक्शन और रिएक्शन होते क्या है, ठीक है। Thus, a natural force always occur between bodies, pair of bodies. One of the force is called action and other is called reaction. एक को हम एक्शन बोलते हैं, दूसरे को हम रिएक्शन बोलते हैं। चलो इस बात को समझते हैं। मान लीजिए आप सबने कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ कभी ना कभी किसी को पिटते हुए देखा होगा। जब टीचर क्या करता है, एक बच्चे के चाटा मारता है ना, तो बच्चे ने भले ही चाटा खाया है, उसके लगी है, लेकिन साथ के साथ हाथ पे भी लगती है। ठीक है, और ऐसा होता है जब आप क्या करते हैं, बैट से शॉट मारते हैं, तो शॉट भले ही बॉल पीछे गई लेकिन आपको भी एक झटका लगता है। जब आपके सामने बॉल आ रही है, आप जब उसे रोकते हैं, और अगर रोकते टाइम आपको खुद को महसूस होता है कि देयर इज अ पावर, की बहुत पावर के साथ शायद तक बॉल आपके पैरों में रुकी है, तो ये क्या है कि एक एक्शन था, और आपकी बॉडी ने जब भी उसको रिपेल करने की कोशिश करी, आपको क्या लगा, एक रिएक्शन फोर्स लगाया। ठीक है, तो वही बात करते हैं आगे। चलिए, तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अच्छा, इसमें कुछ हम नॉर्मल बात समझते हैं, जैसे कि एक बॉडी है जो चल रही है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो जब ये पर्टिकुलर पर्सन चल रहा होगा, सीधी सी बात है, जमीन पे, तो चलने के लिए क्या करता है, जनरली एक पर्सन अपने टोज से क्या करता है, जो टोज है उस पार्ट से क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, टोज से कहां फोर्स अप्लाई करता है, जमीन पे फोर्स अप्लाई करता है। तो यहां पर ये क्या हो गया, एक एक्शन, ये क्या हो गया, एक एक्शन। जो आपने जमीन पे फोर्स अप्लाई करा है नीचे की तरफ, वो क्या है, एक्शन। इस एक्शन की जगह आपको क्या मिलता है, एक रिएक्शन मिलता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी आगे जाती है। इसी की वजह से आपकी बॉडी आगे जाती है, दैट इज योर रिएक्शन। ओके,
सो और कहां पर हम बोल सकते हैं कि हम एक्शन और रिएक्शन को देखते हैं? जब भी आप जंप करते हैं, जब आप जंप करते हैं तो वही बात है, आप क्या करते हैं, अपने ही टोस से क्या होता है, जमीन को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, पुश करते हैं। जब पुश करते हैं और फिर क्या करते हैं, आप लीव करते हैं, तो आपको ज्यादा जंप मिलता है। जितना ज्यादा आपको जंप लेना होता है उतने ज्यादा आप फोर्स से पुश करते हैं जमीन को, उतना अपने नीज को बैंड करते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ऊपर कूद पाए। तो वहां पर जब आपने जमीन को पुश करा, दैट वाज एन एक्शन, और उसका रिएक्शन आपको कहां मिला, जब आप ऊपर कूदते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। जैसे कि एक इंसान स्विम कर रहा होगा, तो स्विमिंग के केस में क्या होता है कि मान लीजिए वाटर था, ठीक है, वाटर था, तो वाटर में इंसान क्या करता है, अपने हाथ से क्या करता है, पानी को पीछे की तरफ फेंकता है। ठीक है, पानी को किस तरफ फेंकता है, पीछे की तरफ फेंकता है। इसी की वजह से उस इंसान की बॉडी आगे की तरफ मूव करती है। तो यहां पर आपने एक्शन कहां लिया, पीछे की तरफ लिया, उसी की वजह से आपको रिएक्शन कहां मिला, आगे की तरफ मिलता है। ठीक है, तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वॉकिंग की हमने ऑलरेडी बात ही कर ली है, लेकिन देखिए यहां पर ये इंसान क्या कर रहा है, नीचे जमीन को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। यहां पर ये क्या अप्लाई कर रहा है, एक एक्शन अप्लाई कर रहा है, और इसी एक्शन की वजह से वो आगे बढ़ पा रहा है, दैट इज योर रिएक्शन। तो एक्शन का ही इक्वली हमेशा आपको क्या होगा, रिएक्शन। लेकिन यहां पर एक बात समझनी है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, हमेशा अपोजिट होंगे। यहां पे देखिए एक्शन की डायरेक्शन, एक्शन वाले फोर्स की डायरेक्शन पीछे की तरफ है और रिएक्शन आगे की तरफ है। यहां पे देखेंगे कि एक्शन वाली डायरेक्शन पीछे की तरफ है और रिएक्शन वाली डायरेक्शन हमेशा आगे की तरफ है। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा डायरेक्शन वाइज अपोजिट होते हैं। इसलिए अगर मैं बोलता हूं कि मेरा एक्शन फोर्स है एफ ए बी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में लग रहा है। ठीक है, एक बार के लिए समझिए इसको कि मेरी बॉडी है ए एंड बॉडी है बी। मैं बोलता हूं कि मेरी ए बॉडी एक फोर्स ए से बी को ट्रांसफर कर रही है, तो जो फोर्स ए बॉडी बी को ट्रांसफर कर रही है वो क्या हो गया आपका, एफ ए बी। सेम टाइम पर बी भी क्या करेगा, ये हो गया हमारा एक्शन। सेम टाइम पर बी बॉडी भी हमें क्या करेगी, एक फोर्स है जो ए बॉडी पे ट्रांसफर करेगी, जिसको हम बोल देते हैं एफ बी ए, जो कि हो गया हमारा रिएक्शन। अब एक बात हमें पता है कि एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब वो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है तो एक बात तो पता चल गई कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। लेकिन यहां पर क्या समझना है कि एफ ए बी की डायरेक्शन इस तरफ है एंड एफ बी ए की डायरेक्शन उसके अपोजिट है। तो अगर हम एफ ए बी को पॉजिटिव लेते हैं तो अपने आप ही एफ बी ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यही किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपके न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। चलिए एग्जांपल्स पे वापस आते हैं और एग्जांपल्स की बात करते हैं। यहां पे देखिए एक बुलेट है, ठीक है, जो कि एक राइफल से शॉट करी जाएगी। जब हम बुलेट को शूट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर जो आपका बारूद होगा, व्हेन इट विल बर्स्ट, ड्यू टू दैट bullet will move in this direction with a high speed. Okay, this is the action here. ये क्या है आपका एक्शन। अब देर इज एन एक्शन तो डेफिनेटली उसका क्या जनरेट होगा, एक रिएक्शन जनरेट होगा। तो दैट रिएक्शन इज एक्चुअली रिकॉयल ऑन द राइफल। जनरली आपने मूवीज में किसी भी पर्सन को जब राइफल से शूट करते हुए देखा होगा, यू हैड नोटिस कि उसका कंधा एकदम से पीछे जाएगा, दैट्स रिकॉयल। ठीक है, दैट इज रिकॉयल। अब तो ये रिएक्शन यहां पे पीछे आएगा, जिसको हम इस केस में एक और चीज से बोलते हैं रिकॉयल। अब इस रिकॉयल के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, अब इस रिकॉयल को और समझते हैं। आप एक चीज नोटिस करी होगी, जितनी बड़ी राइफल होती है ना उतना रिकॉयल धीमे होगा। क्यों, क्योंकि मास बढ़ गया। चलिए बात करते हैं दूसरे एग्जांपल पे, मैन एंड बोट पे। अब यहां पर देखिए एक मैन क्या कर रहा है, पीछे एक एक्शन अप्लाई कर रहा है बोट पर। ठीक है, पीछे उसने क्या करा, एक्शन अप्लाई करा। अब इस एक्शन की वजह से बोट तो पीछे चले गए, लेकिन ये आदमी को क्या मिला, एक रिएक्शन मिला, और रिएक्शन की वजह से ये आगे आ गया। तो जब भी इंसान बोट से उतरेगा इसी मेथड को यूज लेगा ताकि वो
चढ़ पाए। अच्छा, इसी को हम थोड़ा सा और ज्यादा समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हम समझते हैं सबसे पहले गन एंड बुलेट्स को। अब गन एंड बुलेट्स में क्या होता है, व्हेन गन ट्रिगर इज प्रेस्ड, जब भी एक गन का ट्रिगर को प्रेस करा जाएगा, जो पाउडर होगा उसके अंदर क्या करेगा, एक्सप्लोड करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, एक फोर्स जनरेट शुरू होगा, जो कि हम बोल सकते हैं एक्शन, है ना। और उसकी वजह से बुलेट क्या करेगी, आपकी आगे जाएगी, क्योंकि बुलेट लाइट होती है, वो ज्यादा जल्दी एक्सेलरेशन गेन करेगी, ज्यादा वेलोसिटी गेन करेगी, ठीक है। और जो उसके अलावा जो हैवी गन है वो क्या करेगी, पीछे की तरफ मूव करेगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होगी उस टाइम, कम होगी। चलिए इसको समझते हैं एक बार के लिए। मान लीजिए जो आपकी बुलेट है, उसने फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक तो ये है, दूसरा है हमारे पास फोर्स का, ठीक है। और हम टाइम मान लेते हैं कि मैंने जब बुलेट को शूट करा, बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए आगे जाती है, ठीक है, बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए। तो टाइम मान लेते हैं हमें 0.01 सेकेंड, बहुत छोटा सा टाइम ले लिया, कंसिडर करा इसको। लेकिन जब मेरी बुलेट आगे गई, बुलेट का मास मान लेते हैं हम 10 ग्राम्स, ठीक है, एंड उसने अपनी जो वेलोसिटी गेन कर ली वो मान लीजिए 100 मीटर पर सेकेंड। तो यू इस केस में क्या थी ऑलरेडी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मास की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं, वो क्या आ जाएगी आपकी 0.01 kg, ठीक है। अब मैं इस फोर्स की वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो वो क्या हो जाएगी, इट विल बी 0.01 इंटू 100 माइनस 0.01। चलिए ये तो एक दूसरे को क्या कर गए, कट कर गए, ठीक है। आपकी फोर्स की वैल्यू आ गई 100 न्यूटन, आपकी फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, 100 न्यूटन। अब मैं बात करता हूं, मैं मानता हूं कि देखिए बुलेट का मास तो मैंने मान लिया क्या था, 10 ग्राम। अब जब आपकी राइफल होगी मिनिमम 5 से 10 किलो की तो होगी, तो मैं मान लेता हूं कि मेरी राइफल का मास था यहाँ पर 10 केजी, ठीक है। अब जब तक बुलेट फायर नहीं हुई थी, तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसने अब क्या करा होगा, एक स्पीड गेन करेगी, और टाइम तो इसको भी कितना लगा, 0.01 सेकेंड, ठीक है। तो अब पता करते हैं इसने कितना फोर्स, इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ, ठीक है। चलिए तो फोर्स की बात करते हैं हम। फोर्स तो हमें ऑलरेडी पता है, सॉरी, क्योंकि फोर्स हमने अभी निकाल लिया, दैट इज योर 100 न्यूटन, ठीक है। हमें निकालनी है वी, कि इसने कितना वी गेन करा। चलिए तो फोर्स का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, F इक्वल्स टू एम बी माइनस यू अपॉन टी। टी को उधर भेज देते हैं, F इंटू टी हो गया हमारा एम बी माइनस यू के बराबर, ठीक है। एम से हम डिवाइड कर देते हैं, F इंटू टी डिवाइड बाय एम बी माइनस यू, माइनस का यू जब यहाँ आएगा तो फॉर्मूला आ जाएगा F इंटू टी बाय एम प्लस यू इक्वल्स टू वी। चलिए वैल्यूज रखते हैं, यहाँ पे वैल्यू है हमारी 100 इंटू 0.01, मास है हमारा 10। चलिए सॉल्व करेंगे, तो यहां से वैल्यूज हटाई, ठीक है, वैल्यू आई हमारी 1/10, दैट इज 0.1। तो ये है मीटर पर सेकेंड। तो हमारी जो वी आई इस कंडीशन में, वी क्या आया हमारा 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो सिर्फ हमारी जो रिकॉयल की स्पीड थी पीछे बुलेट की, ओ सॉरी, जो हमारी गन की रिकॉयल की स्पीड थी वो कितनी आई, 0.1। वहीं हमारी जो बुलेट गई थी उसकी स्पीड थी 100 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहां से क्या पता चला कि एक्शन रिएक्शन में मास का भी बहुत इफेक्ट है। अगर मैं इसी फोर्स को अगर छोटा, मतलब इसी बुलेट को छोटी बंदूक से चलाता और ये सेम फोर्स एक्सर्ट करती, इन दैट केस क्या होता कि आपके शोल्डर पर या आपके हाथ पर ज्यादा फोर्स लगता। जितना ज्यादा
इस केस में जितना ज्यादा राइफल का मास बढ़ जाता है उतना ही पीछे की जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम जो अभी हमने पूरा टॉपिक समझा है उसका नाम ही क्या था, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है कि जितना मोमेंटम जब भी फोर्स अप्लाई होगा, जब भी दो बॉडीज के बीच में फोर्स अप्लाइड होगा, तो इनिशियल केस में जो इनकी वेलोसिटी, इनिशियल केस में जो इनका मोमेंटम है, क्योंकि अभी तक ट्रिगर हमने ऑन नहीं करा, ट्रिगर नहीं दबाया, ड्यू टू दैट अभी इनका जो भी मोमेंटम है वही मोमेंटम इनके मोशन में आने के बाद भी रहेगा। वो कैसे भी रहेगा, वही रहेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज योर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, आगे बात करते हैं हम मैन बोट। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास एक मैन जो कि बोट की क्या है, रिवर के बैंक के पास खड़ा है और क्या कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है कि बोट से कूदकर उसे कहाँ जाना है, बैंक पर पहुंचना है। ठीक है, टू दैट मैन क्या करता है, पुश करता है, एक एक्शन लेता है और बोट को क्या करता है, नीचे की तरफ पुश करता है। दिस इज योर एक्शन हियर। ठीक है, और उसके अगेंस्ट या क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, एक रिएक्शन जनरेट करता है। ठीक है, ड्यू टू दैट यहां पर क्या है, बोट आपकी कहां जाती है, फॉरवर्ड में जाती है, आगे जाती है। यही किस चीज को बता रहा है कि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। जब भी आप कोई एक्शन करेंगे अपने आप ही एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जनरेट होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। चलिए आगे हम बात करते हैं असेसमेंट्स पे। ठीक है, और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसमें हमने क्या जाना कि एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, रिएक्शन। ओके, आगे हम बात करते हैं असेसमेंट्स पे। सो क्वेश्चन दे रखा है, विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज एन एक्शन व्हेन वी वॉक। जब हम चलते हैं तो कौन सा न्यूटन का लॉ लागू होता है। Whenever we walk, there is a law of Newton which always act, and that will be your third law of motion, because whenever we walk, जब भी हम वॉक करेंगे, we put action on the road, हम रोड पे एक फोर्स लगाएंगे, एक एक्शन अप्लाई करेंगे, ड्यू टू दैट वी गेट अ रिएक्शन टू मूव फॉरवर्ड। इसी की वजह से हम मूव करेंगे आगे। ठीक है, सो ऑप्शन थर्ड इज द आंसर हियर। Second, does Newton's third law apply on system where bodies do not actually touch each other? इस वीडियो को जब स्टार्ट करा था तभी मैंने बोला था कि जनरली जब भी फोर्स, रिएक्शन और एक्शन अप्लाई होते बॉडी टच होती है, बट क्या कोई ऐसी भी कंडीशन है कि बॉडी टच नहीं कर रही है बट थर्ड लॉ वहां पर एप्लीकेबल हो रहा है? सोचो है क्या? एक्चुअली द आंसर इज यस। ठीक है, और ये होता है असल में मैग्नेटिक फोर्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। समझिएगा, जब भी आप दो मैग्नेट्स को लेते हैं और सेम पोल एक दूसरे के क्या है, सामने रखते हैं, इस केस में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं कांटेक्ट में भी नहीं आए। अगर इस मैग्नेट ने एक्शन लगाया तो उसका रिएक्शन इसे मिला कि मैं इस मैग्नेट को तो पकड़ के रखता हूं, इस मैग्नेट को पास में लाता हूं, एक्शन अप्लाई करा, अब ये क्या करेगी, रिपेल करेगी, पीछे जाएगी, तो इसको आगे जाके क्या मिलता है, रिपल्शन मिलता है। तो यहां पर बॉडी कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी वो न्यूटन थर्ड लॉ को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। ऐसा ही होता है चार्ज पार्टिकल के बीच में। ठीक है, कि अगर सेम चार्ज के पार्टिकल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर उन्हें हम जितना पास लाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही दूर जाते हैं। ठीक है, आई होप यू लिटरली लव दिस लेक्चर एंड आई विश यू स्टडी हार्ड एंड ईट वेल। थैंक यू।